का जो हमारा टॉपिक है वो है फैमिली डायनामिक पे कि जो आज के है कि विवाह के रीति रिवाज, यानी कि जो एक हिंदू मैरिज होती है कि उस पर किन किन रीति रिवाजों को सम्मिलित किया जाता है, किन किन रीति रिवाजों को माना जाता है, जिनके द्वारा एक विवाह को कानून के अनुसार माना गया है। तो विवाह को औपचारिक रूप देने के लिए उचित संस्कार होने के नाते संबंधित अनुष्ठानों और समारोह को संबंधित समुदाय तथा मान्यता प्राप्त और स्वीकार किया जाना चाहिए। यानी कि विवाह को एक औपचारिक रूप देने के लिए उसमें उचित प्रकार के संस्कार होने चाहिए, या उनमें जो नातेदारी होती है, जो संबंधित व्यक्ति होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, उनको समारोह को संबंधित समुदाय द्वारा, यानी कि उसमें काफ़ी लोगों का आना जाना, उनके द्वारा उनको उस चीज़ में मिलाया जाना, यानी कि एक विवाह समारोह में बहुत व्यक्तियों को या जो अपनी नातेदारी व्यक्तियों को उनमें बुलाया जाना है, ताकि एक समुदाय द्वारा भी एक विवाह की मान्यता हो। तो उदाहरण के लिए जैसे कि कानून यह स्पष्ट करता है कि एक हिंदू विवाह में जिसे समारोह में सप्तपदी यानी कि 7वें फेरे का होना या पवित्र अग्नि को 7 बार परिक्रमा करने की रस्म शामिल है। और समारोह इन्हीं जैसे कि ये रस्में पूरी होती है, क्योंकि देखिए अगर हिंदू विवाह में अगर 7वां फेरा नहीं होता किसी कारण, तो वो विवाह संपन्न नहीं माना जाता। तो सप्तपदी यानी कि 7वें फेरे का पूर्ण होना विवाह को संपन्न माना जाना जाता है। या फिर जैसे पवित्र अग्नि को 7 बार परिक्रमा करना, यानी कि अग्नि को साक्षी मान करके उसकी परिक्रमा करना, वो भी एक इसके बिना विवाह को संपन्न नहीं माना जाता। तो पवित्र अग्नि को 7 बार परिक्रमा करने से ही विवाह की जो रस्में होती हैं वो संपन्न मानी जाती है, यानी कि वो विवाह पूरा माना जाता है या वे रस्में उसमें मानी जाती है। तो समारोह इस तरीके से एक समारोह पूरा हो जाता है, जो विवाह के लिए किया गया है वो समारोह पूरा हो जाता है। और 7वें दौर पूरा होने पर ही आती एक तरीके 7वां फेरा पूरे होने पर ही वर या वधू विवाह बंधन में बंध जाते हैं, यानी कि एक विवाह संपन्न हो जाता है, जो काफ़ी लोगों द्वारा देखा जाता है, या उस समारोह में जो उपस्थित होते हैं, एक तरीके से समाज की उपस्थिति होती है उस जगह कि लोगों द्वारा की विवाह संपन्न इस तरीके से हो जाता है। तो कुछ ऐसे रीति रिवाज होते हैं विवाह में जिनका होना एक विवाह का संपन्न होने का प्रतीक माना जाता है, और अगर ये चीज़ें या जो रस्में नहीं हो पाती तो यानी कि कहीं ना कहीं विवाह संपन्न नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे नियम्स होते हैं कि जिनका विवाह में होना यानी कि एक विवाह संपन्न माना जाता है। तो इसमें है कि हिंदू विवाह के निषेध यानी कि नियम। तो प्रत्येक समाज में विवाह साथी चुनने के बारे में और कुछ निश्चित नियम होते हैं, यानी कि कुछ कानून द्वारा नियम बनाए गए हैं कि जिनको विवाह के लिए या जीवन साथी चुनने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि उसे जीवन साथी का चुनाव किन समूहों या किस ग्रुप में या किन लोगों में से करना चाहिए, और किन का परिहार यानी कि किनको उसका चुनाव नहीं करना चाहिए। तो हिंदू विवाह से संबंधित सभी निषेधों यानी नियमों या क्षेत्रों को हम यानी कि इसमें कहा गया है कि अंतर्विवाह, बहिर्विवाह और अनुलोम या प्रतिलोम की श्रेणियों में बांट सकते हैं। यानी कि इसमें बताया गया है कि विवाह में किन किन चीज़ों का होना है और किन किन चीज़ों को नहीं शामिल किया जाना है। यानी कि एक तरीके से नियम हो गए कि जो विवाह कम माना जाता है, या एक कि किन चीज़ों को या किन रूल्स को आपने विवाह में सम्मिलित किया है और किन चीज़ों को आपने विवाह में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। तो जिसमें है पहला अंतर्विवाह। तो अंतर्विवाह का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में से करे। यानी कि अंतर्विवाह में कहा गया है कि अगर एक व्यक्ति अपने विवाह के लिए जीवन साथी का चुनाव कर रहा है तो वो अपने ही समूह में से, यानी कि वो जिस भी समूह का व्यक्ति है, जिस भी कास्ट का है या जिस भी धर्म का है वो, या जिस भी सामाजिक स्थिति का व्यक्ति है, वो अपने समूह में से ही करे। वैदिक और उत्तर वैदिक काल में, और ये गलत लिखा गया है कि काल में द्विजों
ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य का ही एक वर्ण था और द्विज वर्ण के लोग अपने वर्ण में ही विवाह करते थे, यानी कि एक तरीके से अपने ही ग्रुप पे व्यक्ति विवाह करता था। और शूद्र वर्ण पृथक था, यानी कि वो जो शूद्र वर्ण था वो अलग था। तो इस प्रतिकाल में अंतर्वर्ण विवाहों को स्वीकृति प्रदान की गई थी। लेकिन जब एक वर्ण कई जातियों और उपजातियों में विभक्त हो चुका है, यानी कि जो एक वर्ण है, यानी कि एक जो कास्ट है या जो धर्म है, वो एक जातियाँ और उपजातियों में विभक्त हो जाता है, यानी कि जातियों और उपजातियों में बट जाता है, तो विवाह का दायरा सीमित हो गया और लोग अपनी ही जाति उपजाति में विवाह करने लगे और ऐसे ही अंतर विवाह माना जाने लगा। यानी कि जो व्यक्तियों का मानना है कि जो उनकी कास्ट है या जो उनका धर्म है, वो अपने ही धर्म, अपनी ही जाति में उस विवाह को संपन्न करना चाहते हैं। तो वर्तमान समय में एक व्यक्ति अपनी ही जाति, उपजाति, प्रजाति या धर्म या क्षेत्र, भाषा व वर्ग के सदस्यों से ही विवाह करता है। यानी कि यानी कि आज के समय में जो व्यक्ति है वो अपना जीवन साथी का जो चयन है वो कब करता है, या तो वो व्यक्ति उसी की जाति का हो या उपजाति का हो, जो प्रजाति यानी कि वो किस धर्म का है, वो किस क्षेत्र का है, यानी वो किस एरिया का है, जो उसकी लैंग्वेज है वो किस प्रकार की है, वो किस भाषा को ज़्यादा मानता है या किस भाषा का ज़्यादा उपयोग करता है, या वो किस वर्ग के व्यक्ति है। तो अंतर्विवाह में ये कहा गया है कि व्यक्ति अपने धर्म, अपनी भाषा, क्षेत्र, उपजाति, जाति, वर्ग के सदस्यों से ही विवाह करता है। फिर आता है कि जो अंतर्विवाह है, अंतर्विवाह के क्या कारण रहे हैं कि अंतर्विवाह के कारण। तो देखिए, विवाह के क्षेत्र को इस प्रकार समिति करने के कई कारण हैं। तो इनमें प्रमुख जो लक्षण है या जो कारण है वो इस प्रकार है कि प्रजाति मिश्रण पर रोक। देखिए, भारत में समय समय पर कई प्रजातियों के लोग आए और उन्होंने अपने को किसी न किसी वर्ण में सम्मिलित कर लिया और अंतरजातीय मिश्रण को रोकने के लिए अंतर्वर्ण विवाहों पर प्रतिबंध लगाई गई। दूसरा आता है कि सांस्कृतिक विभिन्नता। आर्यों, द्रविड़ों तथा बाह्य आक्रमणकारियों की संस्कृति में पर्याप्त भिन्नता थी और प्रत्येक जाति और उपजाति अपनी संस्कृति विशेषताओं को बनाए रखना चाहती थी। यानी कि जो व्यक्ति की संस्कृति है या जो जाति है वो अपनी संस्कृति की जो विशेषताएं हैं उसको बनाए रखना चाहती थी, अतः उन्होंने अंतर्विवाह पर ज़्यादा जोर दिया। यानी कि अपने ही कास्ट में, अपने ही धर्म में, अपनी ही भाषा वाले व्यक्ति से या अपने ही वर्ग के व्यक्तियों पर ज़्यादा जोर दिया, ताकि उनकी जो जाति है, उनकी जाति या अपनी जाति पर उन्होंने अधिक बल दिया, तो उन्होंने अंतर्विवाह पर ज़्यादा यानी कि अधिक जोर दिया। फिर आता है बाल विवाह। तो देखिए, मध्यम युग से ही बाल विवाह की वृद्धि हुई है। तो अंतर्विवाह का पालन किया जाने लगा, क्योंकि माता पिता ही बच्चों का विवाह तय करते हैं, तो वे जातीय नियमों के विरुद्ध विवाह की बात नहीं सोच पाते। क्योंकि देखिए, मध्यम युग की बात है कि जब बाल विवाह की वृद्धि हुई तो उसमें अधिकतर अंतर्विवाह का पालन किया गया। यानी कि एक ऐसा विवाह जिसमें व्यक्ति अपने ही समुदाय के व्यक्ति से या अपने ही जाति के व्यक्ति से विवाह करता है, क्योंकि जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों का विवाह तय करते हैं, तो वे अपनी जातीय नियमों यानी कि जो उनकी जाति में नियम है उसके विरुद्ध अपनी यानी कि जो उनकी जाति में नियम फॉलो होते हैं, जो भी उनके रीति रिवाज होते हैं, तो उनके विरुद्ध वो विवाह की बात नहीं सोचते हैं। फिर आता है उपजातियों का क्षेत्रीय केंद्रीकरण। तो भौगोलिक दृष्टि से पृथक यानी कि भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों में निवास तथा यातायात और संचार वाहन के साधनों के अभाव के कारण, यानी कि जो हमारी जो भौगोलिक दृष्टि है उसमें अलग अलग क्षेत्रों में निवास हो या जो आने जाने के साधन हो, संचार वाहन के साधनों के अभाव के कारण ही उपजातियों का पारस्परिक संपर्क संभव नहीं था। अतः एक ही क्षेत्र में निवास करने वाली उपजाति ने अपने ही सदस्यों से विवाह करने पर जोर दिया, क्योंकि
देखिए, क्योंकि ना तो आने जाने की इतनी व्यवस्था थी, ना संचार की इतनी व्यवस्था थी, तो व्यक्ति ने जो उनका क्षेत्र का एरिया है, यानी कि वे एक ही क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों से ही अपने मतलब कि उसी निवास में जो व्यक्ति रह रहे हैं, यानी कि जहाँ व्यक्ति रह रहे हैं उसी एरिए में या उसी क्षेत्र में विवाह करने पर अधिक जोर दिया। फिर आता है व्यवसायिक ज्ञान की सुरक्षा। प्रत्येक जाति का एक पारंपरिक व्यवसाय पाया जाता है, यानी कि हर एक कास्ट में, हर एक जाति में एक उनका परंपरागत व्यवसाय होता है। तो अपने व्यवसाय का ज्ञान को गुप्त रखने के लिए, यानी कि देखिए हर किसी का अलग अलग व्यवसाय होता है, तो वो अपने व्यवसाय की जानकारी को गुप्त, यानी कि किसी और अदर कास्ट में या किसी और समुदाय में ना बता करके, यानी गुप्त रखने की इच्छा ने ही उन्हें अंतर विवाह का प्रोत्साहन दिया कि वो अपनी कास्ट में, अपने वर्ग में, अपने समुदाय में ही उनका विवाह हो। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं इसको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।